जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो है सिस्मोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र की वह शाखा, भूगर्भ शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूगर्भ शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप में तीन तरह की कंपन होते हैं। और ये कंपन कौन कौन है? पहला है प्राथमिक यानी कि पी तरंगे, दूसरा है आपको द्वितीयक यानी कि एस तरंगे, और तीसरा है सतही यानी कि एल तरंगे। और इसी तीसरे यानी कि सतही या एल तरंगों को हम लोग लव वेव्स भी कहते हैं, लव तरंगे। और उसके अलावा आर वेव्स भी उसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक यानी कि पी तरंगों के बारे में। प्राथमिक यानी कि पी तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर सकती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वो कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर सकती हैं? पी तरंगे। प्रत्येक माध्यम का क्या मतलब हुआ? चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव्य हो या गैस हो, तीनों माध्यमों से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों को हम लोग प्राथमिक यानी कि पी तरंगे कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पी तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्राइमरी तरंगों का औसत वेग जो है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके अलावा कि प्राथमिक तरंगों की गति जो होती है वह सभी तरंगों में सबसे ज्यादा होती है। यानी कि प्राथमिक तरंगों की गति क्या है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये गति ज्यादा होने के कारण किसी भी स्थान पर पृथ्वी के सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगों को प्राथमिक तरंगे ही कहते हैं, क्योंकि इनकी गति ज्यादा होती है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी में किसी स्थान पर सबसे पहले कौन सी भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, तो प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों का वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कौन सी तरंगे जो है पृथ्वी के तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, यानी कि किसी भी माध्यम से, तो प्राथमिक तरंगे। पृथ्वी से गुजरने पर प्राथमिक तरंगों के द्वारा जो अपनाया गया रास्ता होता है वह कैसा होता है? कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब क्या है? नतोदर। नतोदर का मतलब क्या है? अवतल होता है। तो प्राथमिक तरंगों द्वारा पृथ्वी के किसी माध्यम से गुजरने पर अपनाया गया जो मार्ग यानी कि रास्ता होता है वो कॉनकेव होता है, यानी कि ऐसे होता है। ठीक है, एक ऐसे रास्ता कॉनकेव बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे प्रकाश चैप्टर में। उसको हम लोग नतोदर कहते हैं या अवतल कहते हैं। द्वितीयक यानी कि एस तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। एस तरंगे जो होती है उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, यानी कि ट्रांजर्व वेव भी कहा जाता है। और द्वितीयक यानी कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यमों से ही होकर गुजर सकती है। और द्वितीयक यानी कि एस तरंगों का जो औसत वेग होता है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो द्वितीयक भूकंपीय तरंगे यानी कि एस तरंगों से हम लोग को तीन प्रश्न मिला। पहला कि किन तरंगों को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं? तो एस तरंगों को, यानी कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो दूसरा तरंग होता है एस तरंगे, उसे ही हम लोग अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांजर्व वेव कहते हैं। उसके अलावा अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती है और अनुप्रस्थ तरंगों का वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम लोग तृतीय तरंगों पर चलते हैं जिसका नाम है सतही यानी कि सरफेस। उसके अलावा एल तरंगे, उसके अलावा लव तरंगे और उसके अलावा आर वेव्स। ये चार नाम हैं। तो सतही यानी कि एल तरंगों को इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से जाने जाते हैं। धरातलीय का मतलब क्या है कि केवल धरातल तक ही सीमित है, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है वहीं पर ये जो तरंगे हैं एल तरंगे, सतही तरंगे, लव तरंगे या आर तरंगे चलती है। ठीक है, और इन तरंगों की खोज जो है एचडी लव के द्वारा किया गया, इसलिए इसे लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अन्य नाम रे लाइट वेव्स है, आर वेव्स। और ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होती हैं और ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से होकर भी ये गुजर सकती हैं। चूंकि धरातल पर कहीं ठोस है, कहीं द्रव्य है, कहीं तरल है। और सतही यानी कि एल तरंगों का जो वेग होता है वह 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और सतही तरंगे क्या है? अत्यधिक विनाशकारी हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी मनुष्य हैं उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी
पृथ्वी के सतह पर ही है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भूकंपीय विज्ञान के अंतर्गत कौन सी तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, तो सतही तरंगे, एल तरंगे, एचडी लव तरंगे या रे लाइट वेव्स तरंगे, ये इस चारों नाम एक ही है। तो सबसे अधिक विनाशकारी कौन होगा? सतही तरंगे। क्यों? क्योंकि धरातल से होकर गुजरता है और धरातल में भी ठोस, द्रव्य और तरल तीनों माध्यमों से होकर ये गुजरेगा और इसका वेग कितना होगा? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। क्लियर है? भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि भूकंपीय तरंगों को किस पर हम लोग रेखांकित करते हैं? सिस्मोग्राफ पर। और सिस्मोग्राफ के व्यवहार के संबंध में लिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं डायरेक्ट रूप से न पूछे जाकर और डिफेंस छांटने का आता है कि सभी जो भूकंपीय तरंगे हैं, चाहे वे पी हो, एस हो या एल हो, वे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर उनका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाएगा। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती हैं, परंतु वहां भी उनका वेग कम हो जाएगा। वह कौन सी तरंगे हैं जो केवल पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हैं? तो वह प्राथमिक तरंगे हैं। गौण तरंगे किसे कहते हैं? गौण तरंगे उनको कहते हैं जो द्रव्य पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, और एल तरंगे जो होती है वह केवल धरातल के पास ही चलती है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी तरंगे धरातल के पास चलती है? एल तरंगे। वह कौन सी तरंगे हैं जो द्रव्य से होकर नहीं गुजर सकती? गौण तरंगे। और वह कौन सी तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती है? तो पी तरंगे। अच्छा, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर उनका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर उनका वेग घट जाएगा। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये सभी तरंगे परिवर्तित एवं अपरिवर्तित होती रहती है। बात सही है, कोई भी तरंग जा रहा है, माध्यम बदलेगा तो उनके वेग में परिवर्तन होता ही होगा ही। अब आते हैं कि भूकंप में केंद्र किसे कहा जाता है? तो भूकंप के उद्भव स्थान को, अर्थात जहां से भूकंप शुरू होता है उसी को भूकंप का केंद्र यानी कि फोकस कहा जाता है। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जहां से भूकंप उद्भव होता है उसे हम लोग भूकंप का केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, तो वहां पर भूकंप के केंद्र पर कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और एल यानी कि सतही तीनों तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी और एस तरंगे पहुंचती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंगे नहीं पहुंचती हैं और इस क्षेत्र को छाया जोन कहा जाता है। छाया जोन यानी कि शैडो जोन, छाया क्षेत्र। किस कहाँ को? 11,000 के बाद 5,000 वाले को। अब आते हैं इपिक सेंटर किसे कहते हैं? भूकंप के जो केंद्र होता है, फोकस होता है, जहां से भूकंप की उद्भव होता है, उस केंद्र के ठीक ऊपरी भाग को जो पृथ्वी के सतह पर होता है उसी बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र यानी कि इपिक सेंटर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, भूकंप जहां उद्भव हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप का केंद्र कहेंगे यानी कि फोकस कहेंगे, और उसका ठीक ऊपरी भाग जहां पृथ्वी का धरातल है वो क्या हो जाएगा? इपिक सेंटर हो जाएगा, अधिक केंद्र। और अधिक केंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचेगी? पी तरंगे, क्योंकि पी तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी के तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है और कहीं भी पहुंच सकती है। तो सबसे पहले पी तरंगे पहुंचेगी क्योंकि उसका वेग भी ज्यादा है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, सुनामी किसे कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहता है। अंतरसागरीय, अंतःसागरीय यानी कि सागर के अंदर अगर भूकंप होता है और उसके अब देखिए, सुनिए फिर से ध्यान से। अंतःसागरीय भूकंप के कारण, अगर समुद्र के अंदर भूकंप होता है उसके कारण जो लहरें उठती हैं और उस लहरों के कारण जो भूकंप आता है उसे जापान में हम लोग सुनामी कहते हैं।
फिर से पढ़ लेते हैं। अंतःसागरीय भूकंप के कारण, समुद्र के अंदर अगर भूकंप होता है और उसके कारण जो लहरें आती हैं और वे लहरें जब विनाश पहुंचाती हैं तो इसी को जापान में हम लोग सुनामी कहते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं और इसके 3 स्केल हैं। सिस्मोग्राफ के कितने स्केल हैं? 3 हैं। पहला है रोसीफेरल, दूसरा है मर्केली और तीसरा है रिक्टर स्केल। रोसीफेरल, मर्केली और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से भूकंप की तीव्रता आजकल मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1935 में किया गया था और यह एक लोगरिथम पर आधारित है। लोगरिथम के खोजकर्ता कौन थे? नेपियर साहब थे। लघुगुणक, तो लघुगुणक पैमाना पर आधारित है और इसमें पाठ्यांक जो है 1 से लेकर 9 तक रहता है और बाइनरी डिजिट में सिर्फ 2 अंक रहते हैं, 0 और 9। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए रिक्टर स्केल 1 पर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? सीधे 10 से गुना कर दीजिए, 10वां हो जाएगा और तीसरा सीधे 10 में 10 तो 100 हो जाएगा। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है और रिक्टर स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, लेकिन अगर 6.2 तीव्रता से ज्यादा है तो इसका मतलब है शक्तिशाली भूकंप। और भूकंप बहुत खराब चीज है। हम लोगों ने उतना भूकंप तो नहीं देखा था, लेकिन 2015 में बार बार भूकंप आने से बिहार के लोग भी जान गए कि भूकंप होता कैसे है। तो यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ा और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।